Hello everyone, myself Gaurav Mishra. Today we will discuss NTA Abhyas JEE Main Test number 74 chemistry paper. So let's see how the questions were and how much can be considered a good score in this test paper. Coming to the first question, we have to find the geometry around the central atom in ClF4+. तो आप देखिए ClF4+ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्लोरीन पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जगह 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। इतना करने के बाद भी क्लोरीन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे क्योंकि उस पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एक लोन पेयर, AB4L टाइप स्पीशीज़ हो गया और इसकी ज्योमेट्री होगी C100। तो आंसर होगा D। कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था। सेकंड क्वेश्चन, फॉर द पेयर ऑफ रिएक्शंस गिवन बिलो, आपको K1 और K2 मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स को रिलेट करना है। तो आप देखिए जो रिएक्शन 2 है वो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगी रिएक्शन 1 को, और अगर अपन हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Kp2 जो है वो Kp1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी तो आप जानते होंगे, या फिर ये बोलेंगे Kp1 वुड बी इक्वल टू Kp2 का स्क्वायर। Kp1 इक्वल्स Kp2 स्क्वायर, दिस वी कैन सी इन ऑप्शन बी। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बी होगा। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक रिएक्शन का नाम बताना है, ठीक है। इसमें अपन ब्यूटेन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। पहले अपन ने RCl लिया, फिर अपन ने Li और CuI से रिएक्शन कराई, R2CuLi बना, और बाद में फिर RCl से रिएक्शन कराई तो RR बना। इसमें आप एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्केन्स भी प्रिपेयर कर सकते थे। इस मेथड का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस। एक नेम्ड रिएक्शन है और आपसे इसका नाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ कम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। वैसे तो मिथाइल हमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगता है, ठीक है, लेकिन जब मिथाइल बेंजोइक एसिड ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पर रहता है, तो COH और CH3 के म्यूचुअल रिपल्शन के कारण, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस के कारण, स्टेरिक रिपल्शंस के कारण यहाँ पर एक इफ़ेक्ट आता है जिसको अपन ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। और उसमें होता ये है कि CH3 और COH ग्रुप्स आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, सेम प्लेन में नहीं रहते, ठीक है। CH3 और COH ग्रुप्स सेम प्लेन में नहीं रहते ताकि उनका रिपल्शन कम किया जा सके, और जब ये सेम प्लेन में नहीं रहते तो फिर COH जो है वो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, और इस ऑर्थो इफेक्ट के कारण ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। जहाँ तक पैरामिथाइल और मेटामिथाइल का सवाल है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप पिक्चर में आएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। जब मिथाइल ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा होगा तो यहाँ से उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी पहुँचेगा और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी पहुँचेगा बेंजोइक एसिड ग्रुप तक, COH ग्रुप तक। इन दोनों इफेक्ट्स के कारण CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड वीकेस्ट एसिड होना चाहिए, ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें अगर अपन ऑब्जर्व करें, 3 सबसे पीछे और 2 सबसे आगे, तो अपन को दिखाई देगा कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो बेंजोइक एसिड के मुकाबले पैरा और मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड्स तो वीकर एसिड्स हैं, लेकिन ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट की जानकारी होगी तभी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, कोलॉइडल सल्फर कैसे ऑब्टेन करते हैं। कोलॉइडल सल्फर मतलब सल्फर डिजॉल्व्ड इन वाटर, बट सोल्यूशन नहीं बन रहा है, कोलॉइड बन रहा है।
ये एक्चुअली एक रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें अपन हाइड्रोजन सल्फाइड को नाइट्रिक एसिड की मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहाँ पर होने वाली रिएक्शन कुछ इस तरह से है, H2S और HNO3 की रिएक्शन। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, H2S गैस पास की जा रही है नाइट्रिक एसिड के सोल्यूशन से, यहाँ पर सल्फ़र प्रोड्यूस होता है, पर वो कोलॉइडल फॉर्म में रहता है, इसको अपन प्योर सोल्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोड्यूस होगा NO2 HNO3 के रिडक्शन से अलॉन्ग विथ वाटर। तो ये रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड ज़रूर है ये, पर यहाँ से अपन कोलॉइडल सल्फ़र ऑब्टेन कर पाते हैं। बाकी ऑप्शंस कोलॉइडल सल्फ़र को प्रिपेयर नहीं करवा रहे हैं। वैसे भी आप एक्वस मीडियम में कोलॉइड प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और डी तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बेसिकली बी और सी में ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। इस रिएक्शन के लिए आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ X3 से रिलेट करना है। तो आप जानते हैं जनरल रेट का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, -1/2 dx3/dt इज ऑल्सो इक्वल टू +1/3 dx2/dt। यहाँ से अपन dx2/dt फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा -3/2 dx3/dt, -3/2 टाइम्स dx3/dt। तो ये बात आपको 4th ऑप्शन में नज़र आएगी, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर डी। कमिंग टू 7th क्वेश्चन, 0.25 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.25 मोलर है और pH दे रखा है 2.19। pH की मदद से अपन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। pH इज माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया -2.19। इसको लिख सकते हैं -3 + 0.81। -3 इज़ log 10 to the power -3। इस तरह के मैनिपुलेशंस आपको करना आना चाहिए। ध्यान रखिए log 6 की वैल्यू लगभग 0.78 होती है, log 7 की वैल्यू 0.845 होती है। तो ये जो 0.81 है ये किसका लॉग होगा, ध्यान से सोचिए। 0.78 और 0.845 के बीच में एक नंबर लेना पड़ेगा। स्मार्टली सिलेक्ट करिए नंबर। 6.4 मेरा जजमेंट है। उसके बाद लॉग वाले ये टर्म्स कंबाइन कर दिए, यहाँ से हमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है 6.4 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई। उसके बाद आप एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखें, HCOH + वाटर फॉर्म्स HCO- and H3O+, ठीक है। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन HCOH की लगभग 0.25 मोलर ही हो जाएगी, जबकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 6.4 × 10⁻³ मोलर है। क्योंकि आप देखिए एसिड का जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो काफ़ी कम है। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड अगर आप फाइंड करें तो 6.4 × 10⁻³ को 0.25 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज वाइज देखिए कितना आता है ये। तो ये आप देखेंगे 2.56% आ रहा है, मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन में आने वाला चेंज काफ़ी कम है। इसलिए मैंने एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ही इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मान लिया है। यहाँ से फिर अपन Ka एवेल्यूएट कर सकते हैं। 6.4 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 0.25। ये वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू रफली 1.7 × 10⁻⁴ आएगी। दिस इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड। सी ऑप्शन, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka ही आपसे पूछा गया है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन,
यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल में कितने sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन है और कितने sp हाइब्रिड कार्बन है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको नज़र आएगा कि 3 कार्बन्स जो लेफ़्ट साइड में हैं ये sp3 हाइब्रिड हैं, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिड है, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो 4 sp2 हाइब्रिड कार्बन, 2 sp हाइब्रिड कार्बन और 3 sp3 हाइब्रिड कार्बन है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर होगा। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, among the following the group of molecules that undergo rapid hydrolysis is। हाइड्रोलिसिस किस किस की हो सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर अपन को कुछ चीज़ें एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। BCl3, SiCl4 और PCl5 ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। BCl3 तो एक ल्यूइस एसिड भी है और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके ये ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, साथ साथ HCl भी बनेगा। और बिल्कुल ऐसे ही SiCl4 की भी रिएक्शन होती है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन इस रिएक्शन में यूज़ आते हैं। H4SiO4 बनता है या फिर SiOH4 जिसको अपन ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी कहते हैं। और PCl5 को एक्सेस ऑफ वाटर में जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो PCl5H3PO4 में फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं एक्वस मीडियम में। 9th क्वेश्चन का आंसर सी। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 2 बलून्स शो किए गए हैं। उनके वॉल्यूम 600 ml एंड 1500 ml है 300 केल्विन पर। मैक्सिमम अलाउड वॉल्यूम इनर वाले बलून का है 800 ml और आउटर बलून का है 1800 ml। और बलून्स को हीट किया जा रहा है। ग्रेजुअल हीटिंग पर कौन सा बलून पहले बर्स्ट होगा ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में अपन को एक तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है दोनों बलून्स के लिए, और दूसरा ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर अपन वॉल्यूम और टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। फॉर इनर बलून के लिए V फाइनल बाय V इनिशियल इक्वल्स T फाइनल बाय T इनिशियल, ये अप्लाई करेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। अगर इनर बलून 800 ml वॉल्यूम पर पहुंच जाता है मैक्सिमम अलाउड वॉल्यूम पर, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जबकि इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। तो यहाँ से आप देखेंगे फाइनल टेम्परेचर आएगा 400 केल्विन। ठीक है, और जहाँ तक आउटर बलून का सवाल है उसके ऊपर भी यही कंडीशन अप्लाइड होगी। फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, उसका फाइनल वॉल्यूम 1800 ml मैक्सिमम हो सकता है, इनिशियल वॉल्यूम 1500 ml है। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है जबकि इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। यहाँ से अपन फाइनल टेम्परेचर फाइंड करेंगे तो 6/5 टाइम्स 300 आएगा। 6/5 टाइम्स 300 ये आ जाता है 360 केल्विन। ठीक है, 360 केल्विन। तो आप देखिए 360 केल्विन टेम्परेचर पहले अचीव होगा या 400 केल्विन टेम्परेचर? 360 केल्विन टेम्परेचर डेफिनेटली पहले अचीव होगा हीट करने पर, और जो टेम्परेचर पहले अचीव होगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वॉल्यूम भी पहले अचीव होगा। इसका मतलब आउटर बलून पहले बर्स्ट हो जाएगा। आउटर बलून विल बर्स्ट फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पर अपन एक अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हीट कर रहे हैं। तो इस तरह की रिएक्शन में पहले अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है और फिर वाटर के रिमूवल से कार्बोकेटायन बनता है। फिर आप यहाँ पर देखिए ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और अगर अपन इसको रीअरेंज कर दें, इसमें मेथेनाइड शिफ्टिंग कर दें
मिथेनाइट शिफ्टिंग करते हैं तो इसको अपन एक ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में बदल सकते हैं। अब मिथेनाइट शिफ्टिंग कहाँ से करनी है भी आप लोग स्मार्टली डिसाइड करिए। मैंने मिथेनाइट शिफ्टिंग इस वाले मिथाइल ग्रुप के साथ करी जो नीचे दिखाई दे रहा है। ऐसा करने से कार्बोकेटायन एलाइलिक पोजीशन पर आ गया और ये 3 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटायन बन गया जो कि हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। फिर आप देखिए इस कार्बोकेटायन के पास वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है और उसी का अब अपन रिमूवल करेंगे और फाइनली जो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा जो कि एक कॉन्जुगेटेड डाईईन भी होगा, कॉन्जुगेटेड डाईईन। तो इस तरह से अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गिवन ऑप्शंस में कॉन्जुगेटेड डाईईन को अपन को मार्क करना है। 11th क्वेश्चन का आंसर है बी। कमिंग टू 12th क्वेश्चन, व्हाट वेट ऑफ this compound oxalic acid, hydrated oxalic acid, should be dissolved to prepare 250 milliliter of centi-normal solution to be used as reducing agent. centi-normal solution का मतलब हुआ 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन। सबसे पहले तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं मोलैरिटी में वर्क करना प्रेफर करूँगा। मोलैरिटी हमारी ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट है। मोलैरिटी होता है एक्स फैक्टर या एन फैक्टर टाइम्स नॉर्मेलिटी, होता है एक्स फैक्टर टाइम्स मोलैरिटी। H2C2O4 एक डायप्रोटिक एसिड है और डायप्रोटिक एसिड्स के लिए एक्स फैक्टर 2 होता है। एक्स फैक्टर 2 नॉर्मेलिटी 0.01, तो यहाँ से अपन को मोलैरिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन जो हमें प्रिपेयर करना है वो 0.01/2 है। ठीक है, इसके बाद 0.01/2 अपन को अब पहुंचना है ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड तक। H2C2O4.2H2O के कितने ग्राम्स अपन को डिज़ोल्व करने हैं ये अपन को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें। वॉल्यूम इन लीटर्स लिया तो अपन को मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गए। फिर इसको अपन ने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई किया तो अपन को ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाएंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 0.63 × 0.25 करना पड़ेगा। 0.63 का हाफ होता है 0.315, 0.315 का भी आपको हाफ करना है 0.1575 grams. That should be the answer which we can observe in option B. Coming to 13th question, the complex that can exist as a pair of enantiomers is, तो ये जो बीच में लिगेंड दे रखा है ये इथिलीन डायमीन है, इथिलीन डायमीन। इसका अगर अपन ट्रांस कंपाउंड ले रहे हैं, ट्रांस वाला आयन ले रहे हैं, इसका मतलब ये जो दो क्लोराइडो लिगेंड्स हैं ये ऑपोजिट पोजीशंस पर होंगे ऑक्टाहेड्रन के, और इथिलीन डायमीन इस तरह से लगा होगा। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ये तो अकायरल हो गया। ठीक है, ये जो सिस वाला फॉर्म है ये भी अकायरल होगा क्योंकि 4 लिगेंड्स एक जैसे हों तो फिर मॉलिक्यूल अकायरल ही होता है, मॉलिक्यूल या आयन अकायरल ही बनता है। इस आयन में भी आप चाहें तो इजीली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री सर्च कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला स्क्वायर प्लेन दिख रहा है यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। थर्ड वाला ऑप्शन में तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कभी भी एनेंशियोमर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फोर्थ वाले में अगर आप देखें तो 3 इथिलीन डायमीन लिगेंड्स लगे हुए हैं। 3 इथिलीन डायमीन लिगेंड्स अगर लगे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आयन है ये कायरल हो जाएगा एंड विल एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स। 13th का आंसर डी। कमिंग टू 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है। गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, 2 हाफ रिएक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग, और अपन को एक सेल रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 वैल्यू फाइंड करनी है। तो
तो अगर आप देखें जो गिवन रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन, अगर इसको अपन सेल रिएक्शन माने तो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन अपने लिए कैथोड हाफ रिएक्शन हो जाएगी और जो सेकेंड वाली रिएक्शन है वो एनोड हाफ रिएक्शन हो जाएगी। एनोड हाफ रिएक्शन को भी अभी रिडक्शन के फॉर्म में लिखा गया है। तो अपन जानते हैं जो ई नॉट सेल होता है वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, मतलब 0.52 वोल्ट्स माइनस 0.16 वोल्ट्स। यहाँ से ये वैल्यू आएगी 0.36 वोल्ट्स ई नॉट सेल के लिए। यहाँ से फिर अपन डेल्टा जी नॉट फाइंड करेंगे माइनस एन एफ ई नॉट। इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर 1 है, 96,500 कूलम्स पर मोल इंटू 0.36 वोल्ट्स। तो ये 965 इंटू 36 जूल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर 0.965 विद अ नेगेटिव साइन, 0.965 इंटू 36 किलो जूल्स। ये मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये -34.74 किलो जूल्स वैल्यू आएगी। तो 14th क्वेश्चन का आंसर ए होगा। कमिंग टू 15th क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से करवा रहे हैं और बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये भी फेयरली इजी क्वेश्चन है। ये है एसिटल्डिहाइड, HCN से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, साइनाइड एज अ लिगैंड ऐड हो जाएगा और बाद में जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे साइनाइड एज अ लिगैंड जब ऐड हो जाएगा तो अपन को साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा, साइनोहाइड्रिन। फिर जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये साइनाइड ग्रुप भी एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन को लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, CH3CHOH। तो ये भी आसान क्वेश्चन है अगर आपको एल्डिहाइड्स की रिएक्शंस का आइडिया हो तो। एल्डिहाइड्स की टिपिकल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिक्यूलर मास 72 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड एंड 2 डाइक्लोराइड्स ऑन फोटोक्लोरिनेशन, मतलब क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सबसे पहले तो यहाँ पर एल्केन्स की बात हो रही है। एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज़ का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 12n + 2n+2 टाइम्स 1 मस्ट बी इक्वल टू 72। अगर हम मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लिखें तो, मॉलिक्यूलर वेट का एक्सप्रेशन लिखें तो यहाँ से n की वैल्यू आपको मिलेगी 5, मतलब 5 कार्बन वाला एल्केन। तो 5 कार्बन वाला एल्केन तो A में भी है और B में भी और C में भी है। इसका मतलब अपन को तीनों पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी। अगर अपन N पेंटेन लिखें तो यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन के लिए डिफरेंट साइट्स अवेलेबल हैं, तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा ऐसा तो नहीं है। 2-मिथाइल ब्यूटेन में भी मल्टीपल साइट्स अवेलेबल हैं मोनोक्लोरिनेशन के लिए, तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अपन 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन कंसिडर करें, मतलब नियोपेंटेन कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये जो चारों कॉर्नर वाली साइड्स हैं ये एक जैसी हैं, यहाँ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट एक ही मिल सकता है। और अगर अपन डाई क्लोरिनेशन करवाएँ तो एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा सकते हैं या फिर 2 डिफरेंट कार्बन्स पे एक क्लोरीन लगा सकते हैं। तो ये 2 डाई क्लोरो प्रोडक्ट्स यहाँ बनाना पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए C। कमिंग टू 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक यहाँ पर 1 मोल आर्गन कंसिडर किया गया है। उसकी शुरू में कंडीशन है 300 केल्विन 1 बार प्रेशर, बाद में कंडीशन है 200 केल्विन 10 बार प्रेशर। और अपन को एंट्रोपी में आने वाला चेंज या मोलर एंट्रोपी में आने वाला चेंज फाइंड करना है, मतलब 1 मोल गैस कंसिडर करनी है। मोलर एंट्रोपी का मतलब यही हुआ कि अपन को 1 मोल गैस कंसिडर करनी है। ठीक है, तो अपन को मोल्स फिक्स रखना है। अब ये जो प्रोसेस है इसको ना तो आप आइसोथर्मल कह सकते हो आइसोलेशन में, ना आइसोबारिक कह सकते हो, ना आइसोकोरिक कह सकते हो। यहाँ पर अपन को एक थर्ड वेरिएबल वॉल्यूम के बारे में भी सोचना चाहिए। मान लीजिए शुरू में वॉल्यूम V0 है, तो बाद में कितना हो गया होगा ये अपन को सोचना चाहिए। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें PV/T = कांस्टेंट रहेगा, इस फैक्ट का यूज़ करना चाहिए।
तो शुरू में प्रेशर 1 बार, शुरू का वॉल्यूम V0, शुरू का टेम्परेचर 300 केल्विन, बाद का प्रेशर 10 बार, बाद का वॉल्यूम पता नहीं है अभी, और टेम्परेचर है 200 केल्विन। यहाँ से अगर अपन रिलेट करें तो V प्राइम की वैल्यू 2/30 ऑफ V0 आ रही है, मतलब फाइनल वॉल्यूम 2/30 ऑफ V0 है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। अब ये प्रोसेस ना तो आइसोबारिक है, ना आइसोकोरिक है, ना आइसोथर्मल है, लेकिन अपन इसको चाहें तो स्मार्टली दो ऐसे स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनमें से एक को अपन आइसोबारिक बना देंगे और एक को अपन आइसोथर्मल बना देंगे। मान लो पहले अपन ने प्रेशर कांस्टेंट रखा और टेम्परेचर को 300 केल्विन से 200 केल्विन पर ले गए, मतलब टेम्परेचर 2/3 कर दिया। टेम्परेचर 2/3 कर देंगे तो वॉल्यूम भी 2/3 रह जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज होंगे, प्रेशर कांस्टेंट है। फिर अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहा हूँ 200 केल्विन पर और प्रेशर को 10 गुना कर रहा हूँ, 10 बार पे ले जा रहा हूँ और आप देखेंगे वॉल्यूम 1/10 हो रहा है, होना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉयल्स लॉ। तो पहली वाली प्रोसेस मैंने आइसोबारिक बना दी और दूसरी वाली प्रोसेस मैंने आइसोथर्मल बना दी। अब अपन इन दोनों प्रोसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चेंज इन मोलर एंट्रोपी, ऐसे तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होता है NCP/ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है NR/ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। एन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर अपन को 1 लेने हैं। मोनो एटमिक गैस है आर्गन, उसके लिए CP की वैल्यू होती है 5/2R। ठीक है, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर 200 केल्विन है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें तो वॉल्यूम 1/10 किया गया है, फाइनल वॉल्यूम इज़ 1/10, ये है फाइनल वॉल्यूम जो कि 1/10 है इनिशियल वॉल्यूम का। तो इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। अब इसको आप सॉल्व करिए, ln को लॉग में बदलिए, 2.303 R का फैक्टर बाहर आ सकता है। ठीक है, अंदर से अपन एक माइनस का साइन भी बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर वाली क्वांटिटी बन जाएगी log 3/2, 5/2 टाइम्स log 3/2 प्लस log 10, और ये -2.303 R को लिख सकते हैं 19.15। log 3/2 की वैल्यू होगी log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2 विल कम आउट टू बी 0.118, क्योंकि log 3 होता है 0.48, log 2 होता है 0.30, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये वैल्यू आप फाइंड करिए जूल्स पर मोल पर केल्विन में। ये 0.45 हो गया, -19.15 को 1.45 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लिकेशन जब आप परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू -27.58 आएगी, -27.58 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको स्मार्टली प्रोसेस को डिवाइड करके एंट्रोपी चेंज फाइंड करना होगा। कमिंग टू 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में अपन को एक 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है और उसकी कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, अपन को प्रोडक्ट X आइडेंटिफाई करना है। तो यस, इस प्रोसेस में कार्बोकेटायन बनेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। 2 डिग्री एल्कोहल है, कार्बोकेटायन बनेगा CH प्लस CH3। लेकिन ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है इसका मेजर पार्ट रीअरेंज कर जाएगा, मिथेनाइट शिफ्टिंग होगी, CH3 माइनस की शिफ्टिंग, and we will get CH3 CH3 plus CH3 CH3। उसके बाद क्लोराइड का अटैक होगा इस पर, यहाँ पे Cl CH CH3 CH3। वैसे 2 डिग्री कार्बोकेटायन भी थोड़ा बहुत बचेगा और यहाँ से अगर अपन प्रोडक्ट बनाएं तो अपन को एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा
तो ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, सेकेंड वाला प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में होगा। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो आपको ये माइनर प्रोडक्ट फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, मेजर प्रोडक्ट सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, और थर्ड प्रोडक्ट बोल रहा है कि दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो है ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस आई थिंक इसमें आंसर मार्क करना चाहिए सी। वैसे आंसर की में आंसर बी दे रखा है, ऑब्वियसली बी मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन जब अपन को मिक्सचर बोला हुआ है तो आंसर सी जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू क्लेम दैट द आंसर गिवन इन द की शुड बी चेंज्ड एंड शुड बी मेड सी। कमिंग टू 19th क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, ये बात तो सही है। आयरन यहाँ पर एनोड की तरह एक्ट करता है। एक साइड एनोड बन जाती है आयरन रॉड पे जहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरी साइड कैथोड बन जाती है जहाँ पर वाटर का रिडक्शन होता है। मॉइस्ट एयर में ये रिएक्शन होती है, डेफिनेटली सही बात है। और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है, ये बात भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही रॉन्ग होगा, बी सी डी डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो इस तरह से अपन एलिमिनेट करके भी आंसर मार्क कर सकते हैं। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रस्टिंग ऑफ आयरन को स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वाटर और एयर प्रेजेंट है तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो होगी ही। 19th क्वेश्चन का आंसर ए। कमिंग टू 20th क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In an electrolysis experiment, alpha amino acids migrate at the isoelectric point towards electrodes. अब isoelectric point पर क्या होता है, अमीनो एसिड अपने न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अमीनो एसिड एग्जिस्ट्स इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म, ज्विटर आयन फॉर्म। और अगर वो अपने न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो फिर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए। फिर भी अपन बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की। इसी को एक्चुअली सल्फेनिलिक एसिड भी कहते हैं, SO3H NH2। ये ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO3- एंड NH3+। ये इसका प्रेडोमिनेंट फॉर्म है, ज्विटर आयन फॉर्म। NH3+ ग्रुप इसका एसिडिक ग्रुप है, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हुआ है। SO3- इसका बेसिक ग्रुप है, ठीक है। और ये जो बेसिक ग्रुप है ये वेरी वीकली बेसिक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सल्फेनिलिक एसिड तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाइपोलर आयन के फॉर्म में, लेकिन बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ऐसा नहीं करता। ये बात सही है क्योंकि COH ग्रुप वीकर एसिड ग्रुप है, COH ग्रुप वीकर एसिड ग्रुप है, SO3H स्ट्रॉन्गर एसिड ग्रुप है, और इस वजह से वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। सल्फेनिलिक एसिड इज सॉल्यूबल इन बेस, बेस में सॉल्यूबल है क्योंकि उसमें एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। एसिड में सॉल्यूबल नहीं है क्योंकि उसमें जो बेसिक पार्ट है वो बहुत ही वीकली बेसिक है, ठीक है। तो वो बेस से रिएक्ट कर पाता है लेकिन एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता, सल्फेनिलिक एसिड। और फोर्थ ऑप्शन में आपको ग्लाइसिन का प्रोटोनेटेड फॉर्म दिया हुआ है। प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ ग्लाइसिन इज मोर एसिडिक दैन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात तो सही है। इसमें दो एसिडिक ग्रुप्स हैं। मोर ओवर ये जो CH2NH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेगा ये, और इस वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको फैक्ट्स पता हो तभी आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। 21st क्वेश्चन, इक्वल वेट्स हैं दो गैसेस के, मॉलिक्यूलर वेट 4 और 40 हैं, मिक्सचर का प्रेशर 1.1 एटमॉस्फेयर है। लाइटर गैस जो है उसका पार्शियल प्रेशर आपको बताना है, ठीक है। तो लाइटर गैस तो 40 मॉलिक्यूलर वेट वाली है। मान लो एक का सिंबल A, दूसरे का सिंबल B, दोनों का मास W। मोल्स ऑफ A कितने हो गए, W/4। मोल्स ऑफ B हो गए W/40, ठीक है। मतलब मोल्स ऑफ B जो हैं
या ऐसे लिखें कि मोल्स ऑफ ए जो हैं वो 10 टाइम्स है मोल्स ऑफ बी। ऐसा होने पर अपन देखेंगे कि ए का मोल फ्रैक्शन 10/11 होगा और बी का मोल फ्रैक्शन 1/11 होगा, क्योंकि ए जो है वो 10 गुना है बी के मुकाबले। और ये पार्शियल प्रेशर भी इसी फ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। जो मोल फ्रैक्शन होता है वही पार्शियल प्रेशर में भी फ्रैक्शन होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लाइटर गैस तो बी नहीं है, ए है। लाइटर गैस इज ए। तो अपन को फाइंड करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइम्स टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 10/11, टोटल प्रेशर इज 1.1 एटमॉस्फेयर। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन का आंसर 1। कमिंग टू 22nd क्वेश्चन, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से मेटल्स को वेपर फेज रिफाइनिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं? तो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है, मेटल को एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है वेपर के फॉर्म में, और फिर वहाँ से अपन इसको फर्दर हीट करके डिकम्पोज करते हैं, जिससे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन हो सकता है। और ये जो मेथड है ये निकल, टाइटेनियम और जर्कोनियम पर अप्लाई हो पाता है। बाकी मेटल्स के लिए ये मेथड यूज़फुल नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। 22nd क्वेश्चन का आंसर होगा 3। जैसे जर्कोनियम को आयोडीन से रिएक्ट कराने पर ZrI4 बनता है, जिसको फर्दर हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, जर्कोनियम मेटल बनता है और आयोडीन वेपर्स बनते हैं। तो ये जो जर्कोनियम मेटल बनेगा ये प्योर फॉर्म में बनेगा। ठीक है, ये रिफाइनिंग का तरीका है। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में पूछा है कि जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स वुड्स रिएक्शन से हाई यील्ड में मिल पाएंगे। ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन इन हाई यील्ड इज यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने में ज़्यादा यूज़फुल है वुड्स रिएक्शन RR टाइप के एल्केन्स बनाने में। तो CH4RR टाइप से नहीं है, ईथेन है, मिथेनॉल डेफिनेटली नहीं बनेगा, प्रोपेन हाई यील्ड में नहीं बनेगा, एन पेंटेन हाई यील्ड में नहीं बनेगा, आइसोब्यूटेन हाई यील्ड में नहीं बनेगा। लेकिन जो 6th वाला कंपाउंड है ये 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स के जुड़ने से बना है, ये हाई यील्ड में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, wave number of the first line of Balmer series of hydrogen atom is 1520 meter inverse. Wave number of the first line of Li2 plus ion is x meter inverse. तो आपको x/10 की वैल्यू डिटर्मिन करनी है। तो रिडबर्ग्स इक्वेशन 1/लैम्डा को ही न्यू बार बोलते हैं। वेव नंबर पहले हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़ का मतलब ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2। रिडबर्ग्स इक्वेशन अप्लाई करी, 1/लैम्डा इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन बन रही है 5R/36 और ये जो न्यू बार की वैल्यू है ये 1520 मीटर इनवर्स है। हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए अभी तो अप्लाई करी थी अपन ने हाइड्रोजन एटम के लिए, अब अप्लाई करेंगे हाइड्रोजेनिक एटम लिथियम आयन के लिए। उसके लिए न्यू बार 1 है मान लीजिए, और यहाँ पर Z स्क्वायर का टर्म आएगा, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़ यहाँ भी कंसिडर करनी है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो सेम ही हो गया। इस टर्म की वैल्यू आ रही है 5R/36 और ये जो 5R/36 है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1520 है। 1520 तो 1520 को अपन को 100 से डिवाइड करना है, यही x की वैल्यू है। अपन को फाइंड करना है x/100 विच इज़ 15.2 इंटू 9, 9 2 18, 9 5 45 प्लस 1 46 और फिर 4 ऐड करेंगे 9 में तो 136.8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 136.8, राइट। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड के लिए? तो आप देखिए इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर्स हैं, ध्यान से देखिए, और ये जो एंड है ये सेम नहीं है, तो सिमेट्रिकल नहीं है ये मॉलिक्यूल उस सेंस में। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर
मतलब 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, आर आर दोनों में, आर एस, एस आर, एस एस, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस, टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स भी कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट पेपर। ओवरऑल ये पेपर मुझे ईजियर साइड पर लगा, ठीक है, 2-3 चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, बट ओवरऑल ये पेपर ईजी साइड पर है। तो गुड स्कोर इन दिस टेस्ट पेपर वुड बी 80+, ठीक है, और अराउंड 60 to 70 एवरेज स्कोर माना जाएगा। मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स सिंसियरली, उनको 60 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं लाने हैं। 60 से नीचे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो बिलो एवरेज कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू मी इन दिस टेस्ट पेपर। This test paper is scoring and will take less time. There are enough number of easy questions. I think a well-prepared student should in any case score in excess of 70. तो आज के पेपर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और पेपर के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।